गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे एंड मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, है ना। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड अपॉन कि हम कौन से एटम की बात कर रहे हैं। फर्दर हमने बाद में पढ़ा कि एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, इट इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक H2O2 Cl2 CO2 H2O HCl लाइक दैट, है ना। मॉलिक्यूल को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल। जो सेम एटम से मिलता है दैट इज होमो मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट एटम से मिलके बनेगा दैट इज हेट्रो मॉलिक्यूल, लाइक O2 C2 O2 H2 Cl2 that are homo molecule because it is made from same atoms. And if we talking about CO2 H2O HCl NaCl, that is hetero molecule because they are made from different atoms beta. After that we have little bit discuss about chemical reaction. It is a reaction in which two or more some सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना। हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि A+B कन्वर्ट हो गया किस में, AB में, तो ये A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और इनसे हमें मिला क्या, AB, दैट इज प्रोडक्ट। जैसे कि मैं बात करूं C+O2 कन्वर्टेड इनटू CO2, तो यहाँ मैंने दो रिएक्टेंट लिए, एक C लिया, कार्बन लिया, एक O ऑक्सीजन लिया, दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है ना। तो दो हमने रिएक्टिंग सब्सटेंस लिए, और ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हम ले रहे हैं रिएक्शन को करवाने के लिए दैट इज रिएक्टेंट बेटा। और इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं, आफ्टर रिएक्टिंग हमें जो मिल रहा है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो C+O2 दैट इज रिएक्टेंट, और जो CO2 हमें मिला है आफ्टर रिएक्टिंग C एंड O दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई, है ना। हमने दो चेंज पढ़े थे बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज नेचुरली अक्कर हो गया, या फिर हम ये कहें कि हम ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो फर्दर हम उसको उसी ओरिजिनल स्टेट में भी लेके आ सकते हैं। आइस से वाटर बना, वाटर से आइस भी बन जाएगा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज में बात करें बेटा, तो न्यू सब्सटेंस भी बनता है, रिवर्सिबल भी नहीं होता, वापस उसको हम ओरिजिनल स्टेट में भी नहीं ला सकते हैं ना। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि कैसे हम बताएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, है ना। को अब यहाँ तो मैंने लिख के बता दिया कि C+O2 बन गया भाई CO2, पर हम किसी सैंपल को देख के कैसे बताएंगे। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है बेटा, नया सब्सटेंस बनता है, और कोई जब नया सब्सटेंस बनेगा तो कुछ ऐसे हमें सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे कि हमें पता चले कि हाँ नया सब्सटेंस बना है, केमिकल चेंज हुआ है, या हम ये कह पाए कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। लाइक वहाँ पे आपको स्टेट चेंज मिलेगी सब्सटेंस की, लाइक वहाँ पे आपको हीट निकलती दिखाई पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ गया हो, है ना। तो ये कुछ मतलब ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ेंगे कि हमें पता चलेगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि अब हमें ये तो पता चल गया था कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और हमने ये भी देखा कि केमिकल रिएक्शन में बेटा जब हम दो या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें एक कंपाउंड भी मिल रहा है ना। तो हमने जब केमिकल रिएक्शन करवाई, किसी एटम या मॉलिक्यूल को कंबाइन किया तो हमें कंपाउंड मिला। अब हमें ये पता करना था कि वो कंपाउंड जो मिला है उसमें हमने एटम को किन रेशियो में कंबाइन किया, या उस कंपाउंड में जो डिफरेंट डिफरेंट एटम पड़े हुए हैं वो किस रेशियो में है, किस तरह हमने उनको कंबाइन किया, किस वॉल्यूम में हमने उसको कंबाइन किया। तो ये सब हमें कौन बताएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब हम व्हेन two and more atoms and molecule combine to form compound, and in which ratio how many atom combine
एंड व्हाट विल बी वॉल्यूम। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है बेटा, तो बेसिकली तो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 या 6 लॉ है बेटा, लेकिन 9th में हम सिर्फ 2 को ही डिस्कस करते हैं। 5 लॉज आप जाके फिर 11th में प्रॉपर वे में डिस्कस करोगे, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम वहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 ही लॉ की बात करेंगे। एक एंटोनी लैविशियर के द्वारा दिया गया था, एक जॉन के द्वारा दिया गया था बेटा। ठीक है, तो यहाँ हम 2 ही लॉ की बात कर रहे हैं, एक एंटोनी लैविशियर के द्वारा दिया गया, एक हमारा जोजेफ प्राउस्ट के द्वारा, सॉरी जॉन नहीं, जोजेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया लॉ है। हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एंटोनी लैविशियर है बेटा, यही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंटोनी लैविशियर है, यही हमारा फादर ऑफ केमिस्ट्री भी होता है बेटा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, मास का कांस्टेंट कर देना एक तरीके से ना। कंजर्वेशन ऑफ मास, या मैं बोलूँ कांस्टेंट ऑफ मास, तो मास को कांस्टेंट कर देना। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे तो हम कुछ रिएक्टेंट लेके चलेंगे बेटा, उस रिएक्टेंट से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने A प्लस बी लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, C के अंदर, एक C प्रोडक्ट के अंदर हमने उसको कन्वर्ट किया। अब मान लीजिए मैं A को 10 ग्राम लेके चली, B को भी हमने 10 ग्राम लिया, तो C जो बनेगा वो 20 ग्राम बनेगा। यही था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या है कि जब आप एक रिएक्शन में रिएक्टेंट लेके चल रहे हो और उन रिएक्टेंट को कंबाइन करके जब आप प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट आपका था और जो मास ऑफ प्रोडक्ट आपका आया, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि जो मास है वो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, मास को चेंज नहीं कर पाते हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा। क्या बोला था कि मास ऑफ प्रोडक्ट always will be equal to mass of reactant whether it is a chemical reaction या whether it is a chemical change and whether it is a physical change। ठीक है बेटा, चाहे हम किसी फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल रहेगा हमेशा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मैं कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज लेके चली हूँ, मान लीजिए C+O2 ही लेके हम चले, वहां से हमने CO2 बनाया। C मान लीजिए आप 5 ग्राम लेके चले थे, O2 भी आपने मान लीजिए 3 ग्राम लिया, 4 ग्राम, जो भी आपने लिया, दोनों को मैंने देखा टोटल कितना ग्राम में रिएक्टेंट लेके चली हूँ, 8। तो जो प्रोडक्ट आपका आने वाला है बेटा वो 8 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे, वेदर इट इज केमिकल चेंज एंड वेदर इट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में अगर मैं बात करूं कोई एग्जांपल, आइस का हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, कि जो आइस का जो मास रहेगा और आप वाटर के अगर मास की बात करोगे, एक फिजिकल चेंज होता है जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसने बताया कि मास जो रहेगा आइस एंड वाटर का वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो यही था हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल, कि मास ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या दिखा दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल दिखा दिया। देखो वैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा आपने देखा होगा कि मैंने कप में अगर आइस को फ्रोजन करने के लिए रखा है, जमाने के लिए रखा है, तो आप देखोगे जिस कप में आपने जमाने के लिए रखा है, जितना पानी लिया था, आइस उससे थोड़ी ऊपर तक ही जमती है ना, ऊपर तक आ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ आइस क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी उल्टा हो जाएगा। हमें पता है कि वाटर के ऊपर हमेशा आइस फ्लोट करती है बेटा, तैरने लग जाती है बर्फ, जबकि आज तक हमने पढ़ा था कि सॉलिड चीज हमेशा क्या करती है, डूब जाती है, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है बेटा, हाई होती है लिक्विड से। लेकिन आइस एक एक्सेप्शनल केस है कि जो आइस है वो फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, है ना।
लेकिन अगर मैं मास की बात करूँ तो मास फिक्स है वहां पे, है ना। तो अगर हम फिजिकल चेंज में बात करें बेटा, तो आइस से जब हम वाटर बना रहे हैं तो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट हम क्या लेके चल रहे हैं, इक्वल लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये हम वो करके चलेंगे बेटा कि मैटर को ना हम बना पा रहे हैं ना हम खत्म कर पा रहे हैं। केमिकल चेंज में अगर हम बात करें, हमने H2 प्लस O2 से H2O बनाया। देखिए H2 2H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O। यहाँ पे मैंने 4 एटम लिए हाइड्रोजन के, 2 और 2 4। ऑक्सीजन के हमने 2 एटम लिए हैं बेटा, तो 4 और 2 टोटल हमने रिएक्टिंग स्पीसीज में कितने एटम लिए हैं, 6 एटम लिए हैं, है ना। और जो वाटर हमारा बन के तैयार हुआ, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल कितने एटम है, 6 एटम है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम हमारा काम करेगा। तो हम जितने एटम लेके चले थे उतने ही एटम है, तो जितना मास लेके चले हो ऑब्वियसली मास भी उतना ही रहेगा, है ना। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में NaCl को भरा, नमक, है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड को भरा, 10 ग्राम मैंने नमक यहाँ पे लिया, NaCl लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया बेटा, AgNO3 मैंने 7 ग्राम लिया, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने अलग अलग NaCl और AgNO3 लिया, ये 10 ग्राम लिया, ये 7 ग्राम लिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में कनेक्शन डाला दोनों के बीच में, और इन दोनों को फिर हमने मिक्स कर दिया सेक करके, है ना। जब हम मिक्स कर रहे थे तो जैसे ही दो केमिकल्स को आप मिक्स करोगे, केमिकल रिएक्शन वहां पे प्रोसीड करेगी, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए किसमें, AgCl प्लस NaNO3 में, सिल्वर क्लोराइड में और सोडियम नाइट्रेट में बेटा। जब ये दो अलग सब्सटेंस बन के तैयार हुए तो मैंने इन दोनों के मास को नोट करके देखा, और हमने क्या पाया कि जब हम इन दो सब्सटेंस को लेके चल रहे थे, जब रिएक्टेंट को लेके चल रहे थे, तो टोटल 17 ग्राम मास था, 10 इसका 7 इसका। जब ये दो नए सब्सटेंस बन के तैयार हुए, इन दोनों के मास का हमने टोटल किया, तो वो भी कितना आया बेटा, 17 ग्राम ही आया, 17 ग्राम ही आया। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है। इस ट्यूब को हम H ट्यूब भी बोलते हैं। लैंडल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया था बेटा। इसकी लैंडल्ट ट्यूब या H ट्यूब दोनों इसको आप बोल सकते हैं। उसी ने बताया था कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सैंपल लो, फिर उनको मिक्स कर दो, सेफ इनकी H जैसी बनी तो H ट्यूब नाम दे दिया। मिक्स कर पहले उन केमिकल्स का मास, और मिक्स करने के बाद जो नए केमिकल्स आए उनका मास क्या रहा, इक्वल रहा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्टर्ब। मास ऑफ प्रोडक्ट विल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, वेदर इट इज केमिकल चेंज और वेदर इट इज फिजिकल चेंज बेटा।